तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगिए, इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला है इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक ये पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको वन डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा यही करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेश है आपके सामने इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर आपके कमिंग एयरफोर्स के एग्जाम के लिए। पहले 5 सवाल इस पेपर में है फिल इन द ब्लैंक्स के। देखिए पहला सवाल जो इस समय आपके सामने मौजूद है, आई विल वेट हियर अंटिल शी डैश। अब आपको बताना है कि इस डैश में क्या आएगा। मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक कि वो डैश नहीं हो जाती। ऑप्शन से देखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिया गया सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों? कंडीशनल। ये इसका रिजल्ट है, तो इसके बाद वो सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये भी गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए केवल B4 बॉम्बे वाला ऑप्शन सही है। लिहाजा इस पहले सवाल का जो जवाब आपको मिला वो मिला B एज इन बॉम्बे। यहां पर B4 बॉम्बे वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 पर। डैश यू इज अ फीमेल शीप। जो मादा भेड़ होती है उसको स्पेलिंग में कहा जाता है EWE। इसके प्रोनंसिएशन को यदि आप सही जानते हैं तो आप सही आर्टिकल देख लेंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। तो याद रखिए स्पेलिंग EWE होती है लेकिन प्रोनंसिएशन YOU होता है। इसकी वजह से प्रोनंसिएशन के हिसाब से चलते हुए आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। डैश वाटर इन द ग्लास इज डर्टी। किसी पर्टिकुलर ग्लास में पानी है वो गंदा है, तो आपको बताना है वाटर के पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या दा लगेगा। भाई वैसे वाटर कैसी नाउन होती है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां लगेगा और वो भी लगेगा दा, क्योंकि ये पानी का पार्ट पर्टिकुलर है, एक विशेष प्रकार का पानी है। तीसरे का सही ऑप्शन हुआ सी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस बच्चे के कितने सवाल सही और कितने जवाब गलत हो रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। याद रखें आपका एयरफोर्स का एग्जाम एक स्पीड टेस्ट होता है। चौथा सवाल देखें। जो जज साहब हैं उन्होंने उसे एक्विट कर दिया। एक्विट करने का मतलब छोड़ना। जज साहब ने छोड़ दिया, आरोपों से छोड़ दिया। फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है बच्चों, और फिक्स प्रीपोजिशन में क्या है कि एक्विटेड के बाद हमेशा लगानी पड़ती है प्रीपोजिशन ऑफ। लिहाजा चौथे सवाल का सही जवाब हुआ ऑफ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का A फॉर एप्पल। फिल इन द ब्लैंक्स का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। देखें, योर प्रॉब्लम इज अकिन डैश टू माई। आपकी जो समस्या है वो मेरी समस्या के जैसी है। अकिन का मतलब के जैसा होना, इसके बाद लगेगी प्रीपोजिशन टू। 5वें का ऑप्शन हुआ B4 बॉम्बे। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके हर एयरफोर्स के एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन
किसी ना किसी तरीके से कम 4 नंबर की आ जाती है। लिहाजा आपको अपनी प्रीपोजिशन पर पूरा फोकस कर देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्पॉटिंग एरर के हैं। ही प्लेज, वो खेलता है, नॉट ओनली क्रिकेट, ना केवल क्रिकेट, बट ऑल्सो फुटबॉल। मतलब बट ऑल्सो होना चाहिए, लिखा यहां पर एंड ऑल्सो है, और वही दिक्कत है छठे के C4 चंडीगढ़ में। भाई नॉट ओनली के साथ एंड ऑल्सो लगता ही नहीं है, नॉट ओनली के साथ केवल बट ऑल्सो ही लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी विजिबल है, देखें। आई रिमेंबर डैश, मतलब आई रिमेंबर पहला ऑप्शन है, मीट हिम 5 years ago, मुझे याद है कि मैं उससे 5 साल पहले मिला था। तो भाई केस क्या है, आई रिमेंबर, ये जो मीट है ये गलत है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं जी एगो भी इसमें थोड़ा कम सही लग रहा है, लेकिन एगो सही है, याद रखिए। तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago, मुझे याद है कि मैं उससे 5 साल पहले मिला। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। 8वां क्वेश्चन वॉइस का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं सवाल को चेंज करने के लिए, तेजी से आंसर बताएं। क्वेश्चन आपके सामने है, हनी इज मेड बाय बीज, कि जो हनी होता है, माने जो मक्खन होता है, सॉरी शहद होता है, मक्खन को तो बटर कहते हैं, जो शहद होता है उसको बनाते हैं भाई मधुमक्खियां, बीज मतलब मक्खियां। अब ये ऑलरेडी सवाल पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको इसका एक्टिव बनाना है, जो कि सब्जेक्ट बीज से शुरू हो जाना चाहिए। ये गलत है क्योंकि ये पास्ट में चला गया, ये प्रेजेंट में है। आर मेकिंग कॉन्टिन्यूअस में है, ये भी नहीं होगा। मेक हनी, यही है राइट चॉइस। बीज मेक्स हनी, ये गलत है, यहां मेक में एस नहीं लगेगा। 8वें का C4 कैलकाटा, सही पैसिव वॉइस इसका यही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने बच्चों सवाल आया नरेशन का। सवाल आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, देखें, बताएं सवाल में कहीं क्या गलती आपको लग रही है। नरेशन का सवाल है, थोड़ा तेजी से बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने जो बोर्ड पर है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा व्हेन विल यू रिटर्न, मैंने उससे कहा कि आप कब लौटेंगे। इसका जब इनडायरेक्ट बनाइएगा तो जो पहला ऑप्शन है आई आस्क्ड हिम व्हेन ही विल रिटर्न, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें विल लगा है। भाई जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इस वाले विल को चेंज कर देंगे वुड या शुड में, पहला गलत हो गया। आई आस्क्ड हिम इफ, ये डबल डिग्री इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इफ का यूज नहीं किया जाएगा। आई आस्क्ड व्हेन, इसमें हिम नहीं लगा, ये भी गलत हो गया। ले देकर ऑप्शन बचा डी फॉर दिल्ली। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न। तो बच्चों ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद मिस स्पेल्ड का वर्ड है, गलत स्पेलिंग आपके सामने दी गई है, सही स्पेलिंग आपको बतानी है, कहां क्या गलती होगी। 4 शब्द आपको दिए गए, पहला है REIN, दूसरा है NEIGH, तीसरा है नीदर, चौथा है नीज। आपका जो गलत स्पेलिंग वाला जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 4, मतलब कि नीज। नीज की स्पेलिंग ये नहीं होती, नीज की स्पेलिंग ये होती है। बाकी तीनों शब्द अपने आप में ठीक है, कहीं कोई किसी शब्द में स्पेलिंग की 2 पैसे की गलती नहीं है। ये मतलब हो गया रेन, घोड़े की लगाम, ये हो गया नीदर, नीदर और नाइदर वाला, ये हो गया ने मतलब आवाज, एक प्रकार की आवाज, गधे की आवाज के लिए इस शब्द ने का इस्तेमाल किया जाता है। नीज की स्पेलिंग ये होती है, रिश्ते का नाम है, भतीजे के भतीजा भतीजी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आगे चलते हैं और आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 सिनोनिम का सवाल है, आपको सिनोनिम तेजी से बताना है। शब्द है लेथार्जिक, जिसका की मतलब होता है थोड़ा सा आलस्य में। तो आलस्य में के लिए जो आपका पर्यायवाची सही बैठेगा, आप सही समझ रहे हैं और सही बता भी रहे हैं, आपका लेजी सही जवाब होगा। जितने भी बच्चों के 20 में से 20 सही हो जाएं, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करके मतलब मैसेज करके जरूर बताएं कितने सही हुए। अदरवाइज 20 सही है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में भी जानकारी दें। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है, लीथल मतलब घातक होता है, लीगल मतलब कानूनी हो गया। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वां सवाल है बच्चों एंटोनिम का। एंटोनिम मतलब की हो गया विलोम शब्द।
बताइए, शब्द है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है stubborn, जिद्दी, कट्टर। अब यहाँ सही विकल्प आपको एंटोनिम का बताना है, तो एंटोनिम आपको सही विकल्प के रूप में चूज करना पड़ेगा डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, पैथेटिक, थोड़ा जमीन से जुड़ा हुआ टाइप का। उसके अलावा जितने भी वर्ड हैं वो इसके अपोजिट नहीं है। जैसे ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक टाइप। एग्रेवेट और ऑप्रेसिव मतलब शोषक या तो आक्रामक टाइप। इसलिए 12वें सवाल का सही विकल्प होगा डोसाइल। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि आप रोज कमाना और रोज खाना, रोज कमाना और रोज खाना, ये हैंड टू माउथ का मतलब होगा। रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीना। तो समथिंग रिपीटेड ऑफन, समथिंग रिपेंट ऑफन, ये तो होगा नहीं। कंज्यूमिंग फूड, भोजन का उपभोग, ये भी नहीं होगा। टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, यही सही जवाब है। जब हम इस प्रकार का व्यवसाय या नौकरी कर रहे होते हैं कि जब हमारी कमाई इतनी कम हो कि केवल खर्चे ही मुश्किल से निकल पाए, तो उसको कहा जाता है हैंड टू माउथ कंडीशन। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल था। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल के लिए गवर्नमेंट बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता, उसे क्या कहते हैं? देखो, ऑटोक्रेसी मतलब होता है अपना शासन। ऑटोक्रेसी मतलब अपना खुद का शासन। एरिस्टोक्रेसी होता है एक पर्टिकुलरली वंश का शासन। ओलिगार्ची का मतलब होता है पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों का शासन। लिहाजा आपके जवाब के रूप में आपको मिलेगा मोनार्ची, जो डिफॉल्ट दिल्ली में आपको मेंशन करके दिया गया है। मोनार्ची मतलब होगा राजा का शासन। राजा के शासन के लिए मोनार्ची का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 15। ये रीअरेंजमेंट का सवाल है। रीअरेंजमेंट के सवाल का मतलब हुआ कि आपको क्वेश्चन के जो टुकड़े दिए हुए हैं उनको मिलाकर एक सटीक सेंटेंस बनाना है। वो सटीक सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? P4 पटना में दिया गया है इज अ डिसीज, यहां से वाक्य शुरू होगा? बिल्कुल नहीं। विच इज एज, विच खुद प्रोनाउन है, वहां से भी नहीं होगा। तो ये शुरू करिए S4 शिमला से। S4 शिमला का मतलब डेंटल डिके, दांतों का टूटना। S4 शिमला से दो विकल्प शुरू हैं, एक बी विकल्प है, एक डी विकल्प है। अब आप बताएं कि कौन सा विकल्प आपका सही आंसर हो सकता है। अगर हम B4 बॉम्बे को मानते हैं डेंटल डिके विच इज एज, भाई एस के बाद क्यों लगा है? विच इज एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड इज अ डिसीज, कि डेंटल डिके जो उतना ही कॉमन है जितना कि जुखाम की बीमारी, वो एक बीमारी है। और अगर हम D4 दिल्ली से देखें कि डेंटल डिके इज अ डिसीज विच इज एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, यही सही जवाब है। लिहाजा यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा D4 दिल्ली। ये सेंटेंस ज्यादा सही है इन द कंपैरिजन ऑफ दिस। सब्जेक्ट यहां है तो इसी से आपका सेंटेंस शुरू किया जाएगा। बच्चों 15 सवाल हो चुके हैं। उसके बाद 16वां सवाल देखिए। प्लूरल आपको बताना है क्राइटेरियन का। क्राइटेरियन माने होता है मापदंड, बड़ा कॉमन सा शब्द है। क्राइटेरियन अंग्रेजी के लिए भी विदेशी भाषा का शब्द है। इसका प्लूरल आपको याद रखना है कि होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड। अब हमारे सामने सवाल बचते हैं 4, और ये चारों सवाल आपके पास होंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। पैसेज बोर्ड पर मौजूद है। ये जो पैसेज बोर्ड पर है, वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को पढ़िएगा, और जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तभी आप इसके सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको पूरे पैसेज का मीनिंग बता देता हूं। जहां दूसरे पैसेज का दूसरा टुकड़ा आएगा, मैं वीडियो को फिर से 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, पॉज कर दीजिएगा। Once an ant, एक बार एक चींटी who had come to drink at a stream fell into the water, पानी में गिर गई। पानी पीने कहीं आई थी, पानी में गिर गई। And was carried away by the swift current, और उसे तेज धारा, swift माने तेज, current माने धारा,
तेज पानी की धारा उसे बहाकर ले गई, वो खतरे में थी डूबने के। फिर क्या हुआ, एक डव, एक बत्तख पर्च्ड ऑन अ नियर बाय ट्री, जो एक पास के ही पेड़ पर रहती थी, उसने देखा कि चींटी जो है वो खतरे में है, तो उसने एक पत्ती डाल दी पानी में। क्या डाल दी, पेड़ की पत्ती डाल दी। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, जो चींटी थी वो उस पत्ती पर चढ़ गई, एंड वॉज कैरीड, और ले जाई गई। कहां, देखते हैं। अब यहां फिर से आप वीडियो को पॉज करके यहां तक का पैसेज देख लीजिएगा। सेफ्टी में ले जाई गई। कुछ समय बाद, इसके बाद, अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, एक हंटर माने शिकारी, क्रीपिंग माने रेंगते हुए, झाड़ियों में से रेंगते हुए, उसने डव बत्तख को सोते हुए देखा। टुक अ केयरफुल एम विद हिज गन, और निशाना साध दिया बत्तख पर। वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन जबकि वही चींटी जिसकी जान उस बत्तख ने बचाई थी वो पास ही में थी, वो रेंग कर आगे आई और शिकारी को काट लिया, शार्पली, घुटने पर काट लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, हंटर से उसका निशाना चूक गया, गोली छूटने की तेज आवाज हुई, जिसकी वजह से बत्तख जाग गई। तो फिर से आप यहां पर वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़िएगा। बत्तख जाग गई, उसने खुद को डेंजर में देखा और तेजी से एक तरफ उड़ गई। इसीलिए चींटी ने उस एहसान को चुका दिया जो बत्तख ने इस पर किया था। मतलब दो तीन कहावतें यहां से बनी। पहली बात तो डूबते को तिनके का सहारा, भाई चींटी डूब रही थी, उसे क्या मिल गया, तिनका मिल गया, वो बच गई। दूसरा, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब बत्तख ने भला किया, भूल गई। अब ये तो उसने कहा नहीं चींटी से कि तुम मेरे ऊपर एहसान करना, लेकिन जब चींटी को मौका मिला तो उसने उसको चुका दिया। 17वां सवाल देखिए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। आंट केम टू द स्ट्रीम टू, जो आंट है वो पानी की धारा में कैसे आ गई, वो पानी की धारा में ऐसे आ गई। फॉल इनटू इट, ड्रिंक फ्रॉम इट, लुक एट द स्विफ्ट करंट, कैरी बैक सम वाटर। द आंट केम टू द स्ट्रीम, आंट जो चींटी थी वो धारा में आई, ड्रिंक फ्रॉम इट, वो आई क्यों थी, वहां से पानी पीना चाहती थी। तो 17वें का हो गया बी फॉर बॉम्बे। 18वां क्वेश्चन, जो डव है उसने ड्रॉप किया लीफ पानी में, वो उसने क्यों ड्रॉप किया, जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये खुद ही सही जगह आया, उसने इसलिए ड्रॉप किया ताकि चींटी को बचाया जा सके। कहानी में आपने देख लिया। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन ये है कि द डव वाज इन डेंजर, वो डेंजर में क्यों थी, बिकॉज देयर वाज अ बुश नियर बाय, झाड़ी थी पास में नहीं, हंटर वाज अबाउट टू शूट इट, ये सही जवाब है। इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, वो पेड़ की शाखा से गिर गई थी, ऐसी बात ही नहीं है। अ हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, शिकारी उसका ख्याल क्यों रखेगा, शिकारी तो उस पर निशाना लगा रहा था। 19वें का हो गया बी फॉर बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉडल पेपर, और इसके तुरंत बाद आप लोगों को बताना है चैट बॉक्स में मैसेज करके कि आपके कितने सही हुए। यदि ठीक से चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो बहुत जल्दी हम आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आएंगे। अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, द आंट रीपेड द डव, जो चींटी थी उसने एहसान उतार दिया, कैसे उतार दिया, डव को काट के, गलत जवाब। ब्रिंगिंग द हंटर, शिकारी को बुला के, गलत जवाब। बाइटिंग द हंटर, सही जवाब। 20वें का हो गया सी फॉर चंडीगढ़। अब जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए 20 में से कितना स्कोर हुआ। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर कल से क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग लाए हैं वाई ग्रुप के लिए मॉडल पेपर, और यहाँ पर हम रीजनिंग के 15 सवालों का जिक्र करेंगे। बच्चों आप सभी को बता दें, अंतिम क्षण चल रहा है, आपका एग्जाम्स का डेट आ चुका है, बहुत ही पास में आपका एग्जाम है, और इस अंतिम पल में आपने जितना ज्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया उतना ही आपके लिए बेहतर साबित हो जाएगा। बच्चों ये पल है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का, ये पल है क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई किया इस एग्जाम के लिए। अब क्षण है बच्चों की आप अपनी क्षमता को आंकिए कि आप कितने में कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और यही एक ऐसी चीज है जो आपके नंबर्स को गेन कराएगी, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर पाएगी। तो बच्चों हमें इस मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, और यहाँ जो मैं मॉडल पेपर ला रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बच्चों आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होंगे। तो चलते हैं बच्चों, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से, और हम सभी को पता है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी हमारे अल्फाबेट नंबर्स होते हैं सबका प्लेस वैल्यू हमें अच्छे से याद होना चाहिए।
बच्चों अगर हम पहले क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, यहाँ f है, f का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 से 8 हो गया बच्चों। अगर 6 से 8 हो गया बच्चों तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 2 प्लस हो गया, 6 से 8 हो गया तो 2 प्लस। वैसे बच्चों r है, r का u हो गया तो यानी 18 से 21 हो गया तो 3 प्लस। बच्चों अगर यही प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आप फास्ट कर पाएंगे। यहाँ पर बच्चों 9 होता है, 9 से 13 हो गया तो 4 प्लस हो गया। e का बच्चों 5 होता है, j का 10 होता है तो प्यारे बच्चों 5 प्लस हो गया। सेम बच्चों n का 14 होता है, t का 20 होता है तो 6 प्लस हो गया। d का बच्चों हमारा कितना होता है, d का 4 होता है, k का 11 होता है तो 7 प्लस हो गया। वैसे ही बच्चों यहाँ कर देना है, c में सबसे पहले हम 2 प्लस करेंगे तो e आएगा यानी 5 आएगा, a में 3 प्लस करेंगे तो बच्चों 1 3 4 होता है यानी d हो जाएगा। और n में बच्चों हम लोग 4 प्लस करेंगे, n का मतलब 14 होता है, 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। और d का मतलब बच्चों 5 होता है, 5 में 5 प्लस, d का मतलब बच्चों 4 होता है, 4 में 5 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। L का बच्चों 12 होता है, 12 में हमें 6 प्लस करना है तो R हो जाएगा। और E में बच्चों हमें 7 प्लस करना है तो पता है कि 7 5 12 होता है और L हो जाएगा। तो बच्चों जिस भी ऑप्शन में A वर्ड मिल रहा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर हम देखें पहले ऑप्शन को तो यहाँ पर है E D R I R L, बच्चों वही चीजें हैं जो यहाँ पर लिखा है E D R I R L, E D R I R L। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। बच्चों जब आपको लग जाए कि 2 3 4 5 6 का चल रहा है तो तुरंत आप लग जाओ, समझ जाओ कि इनका यही सीक्वेंस है और तुरंत आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना आंसर कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा यहाँ 3 2 5 हुआ, 1 3 4 हुआ, तो ऐसे आप एग्जाम में फास्ट कर पाएंगे और यही एक तरीका होता है एग्जाम में जल्दी करने का। तो बच्चों चलते हैं अभी अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन बच्चों हम लोग का जो है नॉन वर्बल से है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी गिवन है। तो बच्चों बता दें नॉन वर्बल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ऑप्शन से आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आपका सटीक आंसर बहुत कम समय में आ सकता है। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिगर दिया गया है, हमें ये देखना है जो फिगर हमें दिया गया है और जो नीचे हमारा आंसर फिगर है, किस आंसर फिगर में ए फिगर शामिल है, किस आंसर फिगर में ए फिगर शामिल है, जिसमें ऐसा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे गौर से तो यहाँ पर देखो बच्चों ए पूरा फिगर यहाँ पर बी में शामिल है। जैसा फिगर यहाँ पर बना है वैसा फिगर आप यहाँ पर बी में देख सकते हैं। अदर ऑप्शन में बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी लेंगे फिगर, अगर आप इसी फिगर को लेते हैं तो देखिए ए सीक्वेंस नीचे नहीं आ रहा है, इसको लेंगे तो नीचे नहीं आ रहा है बच्चों। तो ये सब जितने भी ऑप्शन है यहाँ नीचे भी आया तो यहाँ से ऊपर नहीं उठा बच्चों, ए यहाँ बीच से उठ गया तो बच्चों इसलिए ए भी गलत हो गया। ऐसे ए भी है बच्चों, तो हम लोग का बी ऑप्शन सही है जो कि क्लियर कट दिख रहा है। एक क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों इसे आप बहुत कम समय में कर पाएंगे क्योंकि आपको बस मैच करना होता है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों चीजें शामिल है। बच्चों अब इस क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक चैप्टर होता है हम लोग का जहां पर जो हमारे क्वेश्चंस होते तो रीजनिंग के हैं लेकिन लगते हैं कुछ मैथ के टाइप के। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके क्वेश्चंस को आप बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन और ऑर्डर एंड सीक्वेंस चैप्टर है, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और वहां भी मिल जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर और सीक्वेंस की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन को वहां भी रखा जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है बच्चों हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे देखते हैं बोर्ड पे। बच्चों यहाँ पर 60 विद्यार्थी हैं और लड़कों की जो संख्या है ना बच्चों, लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। यहाँ पर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं बच्चों। हमें एक बात कह रहा है कि जो बॉयज की संख्या है ना गर्ल्स का 2 टाइम्स है, गर्ल्स का 2 टाइम्स है। ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों ये 360 हैं और अगर यूनिट की बात करें तो ये 3 के इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज इसे आप 2x और x मान सकते हैं तो हम लोग x ना मान के इनको 1 रेशियो इनको 2 रेशियो मान लिए। ओवरऑल 3 के वैल्यू के इक्वल हो गए और जब हम 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20 आएगा। दैट मींस बच्चों 20 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज हैं क्योंकि 2 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। नंबर ऑफ बॉयज जो है बच्चों 40 है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 20 है। अब बच्चों आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर 20 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं और ये चीज वैसे भी दिख रही थी यार कि 60 लोग हैं, 60 में लड़के दुगना है लड़कियों से, तो लड़के 40 होंगे, लड़कियां 20 होंगी। वैसे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप लिख के सारी चीजें करें। तो फिर बच्चों कह रहा है कि राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। बच्चों यहाँ पर जो इनको बैठाया गया है, राम का जो प्लेस है ऊपर से 17 है, राम का जो प्लेस है ऊपर से कौन सा है,
राम का प्लेस ऊपर से 17 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि राम के पहले 9 लड़कियां हैं, बच्चों राम का ऊपर से प्लेस 17 है और राम के पहले 9 गर्ल्स बैठी हैं। राम के पहले 9 लड़कियां हैं तो कह रहा है राम के बाद कितनी लड़कियां होंगी। बच्चों हमें अच्छे से पता है कि लड़कियों की संख्या तो 20 है। अगर राम के पहले 9 लड़कियां हैं तो राम के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 11 लड़कियां होंगी, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 20 है। कितने आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा और तुरंत हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। और ऐसे ही रीजनिंग को करना है और बहुत सारा समय बचाना है ताकि उन समय को हम उन सेक्शन में लगा सके जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर। आई होप कि क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखे क्वेश्चन। तो बच्चों अभी देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, आपको ऑप्शन ऊपर दिख ही रहा है। सो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। बच्चों देखते हैं हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। ठीक है बच्चों, एक बस स्टेशन है जहां से प्रत्येक 40 मिनट पे जो है एक बस जो है जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ठीक है, लैंग्वेज है, याद रखा मैंने। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा, एक पूछताछ क्लर्क है और वो जो है एक यात्री से कहता है कि 10 मिनट पहले ही एक बस चली गई। उसने बोला कि भैया अभी 10 ही मिनट हुआ एक बस को छूटे हुए, एक बस अभी 10 मिनट पहले ही जा रही है और जो अगली बस जाएगी ना वो 9:45 शाम पर रवाना होगी। अगली बस हो जाएगी वो 9:45 पे शाम को रवाना होगी। तो आपको ये बताना है, बताइए कि यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी। यह जो जानकारी है पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे दी। बच्चों सोचो ना, अब इस क्वेश्चन को क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बस पढ़ना है। जितना समय पढ़ने में लगाते हो उतने समय में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि हर 40 मिनट पे एक बस छूटती है, हर 40 मिनट पे एक बस छूटती है। और जब क्लर्क ने उससे बताया तो बस को छूटे 10 मिनट हो चुके थे और उसने कहा कि भाई अगली बस हो जाएगी वो 9:45 पे जाएगी, अगली बस हो जाएगी वो 9:45 पे जाएगी। इसका मतलब बच्चों इसके पहले वाली जो बस गई थी इससे 40 मिनट पहले गई थी, यानी वो गई थी 9:05 पे, वो गई थी 9:05 पे। इससे 40 मिनट पहले का मतलब क्या हो गया भाई? 9:45 में से 40 घटाएंगे तो इसके पहले वाली बस गई थी 9:05 पे। और जब यात्री क्लर्क से पूछता है तो 10 मिनट लेट हो चुका था उस बस को छूटे, यानी क्लर्क आदमी ने पूछा उससे 9:15 पे, बस को छूटे 10 मिनट हो गए थे, यानी जो आदमी ने पूछा उससे 9:15 पे पूछा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बच्चों 9:45 पे बस छूटेगी अगली, इसके पहले वाली बस गई थी 40 मिनट पहले, यानी वो छूटी थी बच्चों 9:05 पे। और जब यात्री जाके पूछता है तो वो 10 मिनट हो चुका होता है बस को छूटे हुए, यानी 10 मिनट लेट पूछता है, यानी बच्चों को पूछता है 9:15 पे। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बच्चों और फिर बढ़ जाना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को पता है फाइंडिंग मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में आते हैं इनके क्वेश्चंस। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। बच्चों आपको पता है 9 से 13 हुआ तो कितना प्लस हुआ? 4 प्लस हुआ। और 13 से बच्चों 22 हुआ तो 9 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 9 प्लस हुआ। अब बच्चों हमें एक बात तो क्लियर हो गया भाई, 2 प्लस हुआ, 2 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है बच्चों? 2 का स्क्वायर है। और 9 कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। फिर बच्चों यहाँ पर जो स्क्वायर होगा वो 4 का स्क्वायर होगा और वो क्या होगा? 16 होगा। और 22 में अगर हम 16 प्लस करेंगे बच्चों तो हमें 38 मिलेगा, जो कि हम लोग का ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये नॉन वर्बल से ही है और यहाँ पर हमें ये बताना है बच्चों इनमें से कौन एक ऐसा फिगर है जो उन 3 फिगरों से अलग है जो आपको यहाँ पर गिवन है। बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 फिगर किसी न किसी गुणधर्म के आधार पर सिमिलर होंगे, एक समान होंगे। एक ऐसा फिगर होगा जो उन तीनों से अलग होगा, जो तीनों से अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सभी में सर्कल बने हैं, अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर देख रहे हैं स्टार और सर्कल भी अंदर सब में बने हैं, ये भी अच्छी बात है। फिर बच्चों हमने देखा जो इनका एरो दिखाया गया है, डायरेक्शन दिखाया गया है, उसी में कुछ हो सकता है। फिर बच्चों हमने जब इसे देखा तो ये जो इनका एरो जा रहा है किस दिशा में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बच्चों जा रहा है। देखिए जहां भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बच्चों इसे देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है।
तो ये सारे तो एंटी क्लॉकवाइज थे और ये बच्चों क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, अलग हो गया। और ये तीनों फिगर कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान हो गए। जो हमारा चौथा फिगर है वो इन तीनों से अलग हो गया और जो अलग है बच्चों वही हम लोग का आंसर है। तो बच्चों आई होप कि इनके क्वेश्चंस को आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम में जब भी आएंगे बच्चों तो वहां हमें बिल्कुल भी समय बचाना है और इन क्वेश्चनों को सेकंड्स में करके आगे बढ़ना है। बच्चों यहीं पर हम बात करेंगे अभी 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों इस रूप में तैरने के लिए कम से कम कितने बतखों की आवश्यकता होगी। एक बतख के आगे 2 बतख, एक बतख के पीछे 2 बतख और बच्चों 2 बतख के बीच में 1 बतख। आपको बता दें बच्चों एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है इसके पहले भी और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। बस जरूरत है हमें समझने की और ताकि हम इन क्वेश्चनों को सेकंड्स में अपने एग्जाम में कर पाए। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बतख है और क्या कह रहा है, एक बतख के आगे 2 बतख, तो बच्चों इस बतख के आगे क्या हो जाएंगे, 2 बतख और हो जाएंगे और एक बतख के पीछे 2 बतख, तो इस बतख के पीछे क्या हो गए बच्चों, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके आगे 2 बतख हो गए और इस बतख की बात करेंगे तो इसके पीछे 2 बतख हो गए और फिर बोला गया बच्चों 2 बतख के बीच में 1 बतख, तो एक बतख ए है, एक ए है और इनके बीच में भी 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ बतख कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो भी टेक्निकल होते हैं, ऑलरेडी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रीजनिंग तो लगाना ही पड़ेगा बच्चों। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन डायरेक्शन का है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप कभी भी मत डरिएगा, आप बस कोशिश करिएगा सवाल पूरा पढ़ना भी ना पड़े, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही सॉल्व करते चलिएगा और ऐसे ही करने से आपका समय भी बचेगा और आप जब तक पढ़ेंगे सवाल, पढ़ने के जितना समय लगेगा पढ़ने में उतने ही समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं वह 90 मीटर पूर्व जाकर दाएं घूमता है। तो बच्चों डायरेक्शन के क्वेश्चन को कभी भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिशा पता होना चाहिए। जैसे हम सभी को पता है नॉर्थ है यानी उत्तर है, ये साउथ है यानी दक्षिण है बच्चों की, ईस्ट है यानी पूर्व है और ये वेस्ट है यानी पश्चिम है। तो ये दिशाएं हमें पता होना चाहिए और राइट और लेफ्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको बता दें हमेशा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ये हमेशा हमारा राइट होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों वो सदैव लेफ्ट होगा। आप खुद सोचो ना बच्चों, आप इस दिशा में जा रहे हैं, आपको राइट मुड़ना है तो आप जस्ट टर्न हो जाएंगे, क्लियर है। तो वही चीज है बच्चों, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा हमेशा राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 90 मीटर पूर्व जाता है, तो बच्चों एक हमने ऑरिजिन पॉइंट मान लिया, मूल बिंदु मान लिया, यहाँ से वह जाता है 90 मीटर पूर्व की तरफ, ओके। फिर कह रहा है बच्चों वह 20 मीटर चलकर 90 मीटर पूर्व जाकर दाएं घूमता है और 20 मीटर चलकर, यानी बच्चों 90 मीटर पूर्व जाता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं घूमता है और कितना जाता है 20 मीटर जाता है। 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर फिर से अगेन बच्चों दाएं मुड़ता है और अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। मतलब बच्चों वह फिर से दाएं मुड़ा और ऐसे चलते चलते 30 मीटर गया और अपने चाचा के घर पहुंच गया, यानी यहाँ पर इसके चाचा का घर है, लेकिन यहाँ पर इसके पिता नहीं मिले। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उसके पिता वहां पर नहीं मिले। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसके पिता एक गली में मिले। बच्चों यहाँ से जब वो मूव करता है ना तो उत्तर में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, जहाँ पर उसके पिता एक गली में मिलते हैं। और हम सभी को पता है बच्चों यहाँ से अगर हम नॉर्थ देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है ये जो दूरी होगी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है 100 मीटर जाता है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितना होगा, ये 20 मीटर होगा। तो ये जो शेष बचा ये हमारा कितना होगा बच्चों, ये हमारा 80 मीटर होगा। अब ये जो डायरेक्शन था बच्चों, ये जो दूरी था, डिस्टेंस था टोटल, ये कितना था, ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों जो हमारा टोटल डिस्टेंस था वो 90 था, इसमें 30 तो ए हो गया। अब ये जो बचा बच्चों, ये हमारा कितना बचा, ये हमारा 60 बच गया। कितना बच गया, ये हमारा 60 बच गया। अब बच्चों हमें बताना है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है।
यानी हमें एक तिरछी दूरी निकालनी है। तो बच्चों इसे कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम, जहां से हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फार्मूला होता है हम लोग का, तिरछी दूरी भी लिख सकते हैं या कर्ण भी लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट में होता है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और बच्चों 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। इस तरीके से बच्चों हमें मिलेगा 10,000, जिसका स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 100 मीटर्स। यानी कह सकते हैं उसके पिता 100 मीटर दूरी पर है, जहां से वो चला था वहां से उसके पिता का जो दूरी है बच्चों 100 मीटर है। और इस तरीके से हम लोग का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हम लोग का ब्लड रिलेशन का, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है बच्चों, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, तो लड़का उसका कौन है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ जैसा कि बच्चों कैदी किससे कह रहा है, जेलर से कह रहा है एक लड़के का परिचय देते हुए कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। कैदी ने कहा ना तो मेरा कोई भाई है और न ही कोई मेरा बहन है। यह लड़का, यह जो लड़का है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र खुद मैं हूँगा। बिकॉज बच्चों मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो मेरे पिता का पुत्र यानी खुद लड़का होगा, का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र मैं खुद हुआ, का पुत्र यानी मेरा पुत्र है, यानी जो लड़का है बच्चों वो मेरा पुत्र है। लड़का उसका कौन है, तो लड़का उसका कौन है बच्चों, पुत्र है। बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बाय द वे बच्चों ऐसे भी लिख सकते थे, कैदी और लड़का लिख सकते थे। फिर आपने कहा मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र का पुत्र है। तो बच्चों आपको जब पता है मेरे पिता का पुत्र, तो इस कैदी के ना कोई भाई था ना बहन था, तो इसके पिता का पुत्र कौन हुआ, एक खुद कैदी हुआ, और इसका जो पुत्र होगा वही वो लड़का है, तो लड़का इसका पुत्र हो गया। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग का सीरीज का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप सभी को पता है सीरीज की क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और इनका भी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखना है 7 से 13 हो गया, 13 से 25, देन 45, देन 75, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो बच्चों हमें पता है अगर हम साथ में जो है 6 जोड़ दें, 6 जोड़ने का मतलब बच्चों हम कह सकते हैं 2 into 3, अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो 7 + 6 हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या 13 मिलेगा। सेम बच्चों अगर हम 13 में जैसे यहाँ पर 2 into 3 किया था, यहाँ पर 3 into 4 कर दो। बच्चों कहने का मतलब 13 में हम 4 के 12 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 25 यानी 25 मिल जाएगा। और सिमिलरली बच्चों 25 में हमें 4 into 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो बच्चों हम सभी को पता है 25 में हम कितना प्लस करेंगे 20 प्लस करेंगे और हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 45। सिमिलरली बच्चों 45 में क्या करना है 5 into 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, यानी 45 5 + 30। तो बच्चों हम लोग को मिल जाएगा 75 और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी 75 × 6 into 7, तो 75 + 42, दैट मींस बच्चों क्या हो जाएगा 5 2 7 7 4 11 117। 117 किस ऑप्शन में है बच्चों, ए ऑप्शन में है। तो ए नंबर सीरीज का क्वेश्चन था बच्चों, जो कि टेक्निकल होते हैं इनके क्वेश्चन के लॉजिक की बात करें बच्चों, बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां आप इन्हें कम समय में नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप इनका प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे, तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो बच्चों अभी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो हम लोग का क्यूब का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है बच्चों 4 इंच आकार का एक ठोस घन है। तो बच्चों हमारे पास एक क्यूब है, इस क्वेश्चन को हम आपको फिगर के थ्रू समझा देना चाहते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए और हमेशा कभी भी क्यूब का क्वेश्चन आए तो आप इनको सेकंड में सॉल्व कर पाओ बच्चों। जैसे हमारे पास एक क्यूब है जिनकी ऑल साइड्स क्या है बच्चों 4-4 इंच की हैं। इस क्यूब को लास्ट में आप क्या कर रहे हैं 1 इंच के घनों में काट रहे हैं। जब आप इसे 1 इंच में काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक क्यूब निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है। अभी तो हमने सवाल को बनाया जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है,
फिर कह रहा है कि इनके जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। बच्चों एक इनका अपोजिट साइड जो है लाल है और एक जो है बच्चों हरा है और एक जो है इनके अपोजिट्स काला है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो बच्चों हम सभी को पता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें इस क्यूब की, तो इसका देखो एक फलक रंगा हुआ दिखेगा, एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ। लेकिन कॉर्नर के क्यूब पे आएंगे तो यहाँ पर इनके 3 फलक दिखेंगे। जो भी कॉर्नर क्यूब होते हैं इनके 3 फलक दिखते हैं। जो हमारे मध्य के घन होते हैं इनके 2 फलक दिखते हैं बच्चों। तो जो भी मध्य के घन होंगे इनके 2 कलर, इन पे सिर्फ 2 फेस ही आपको दिखेगा। और हमें पता है ए साइड, ये जो क्यूब मिलते हैं ए साइड पे मिलते हैं। अगर 4 सेंटीमीटर की साइज है इनकी, 4 इंच के आकार का है और 1-1 इंच में काटा गया है, तो एक साइड पे आपको 2 क्यूब मिलेगा। एक साइड पे 2 क्यूब मिलेगा बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स 12 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। बाय द वे इनका फार्मूला भी होता है बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है n-2 होता है, n-2 और इनटू 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। 12 इसलिए बच्चों क्योंकि इनकी टोटल साइड्स क्या होती है? 12 होती है। अब हम सभी को पता है n का वैल्यू 4 है, 4 - 2 दैट मींस 12 * 2 दैट मींस 24 और 24 हम लोग का क्या है बच्चों? आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बच्चों। अभी हम चलेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10 आम थे, 4 आम छोड़कर सारे आम खा गए, अब उसके पास कितने बचे? बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हमें पढ़ के जवाब कर देना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, एक व्यक्ति के पास 10 आम थे, 10 आम थे, 4 आम को छोड़कर बाकी सब खा गए, तो 6 आम तो खा गया। जो बचा बच्चों वही जो उसने छोड़ा था वही उसके पास बचा हुआ है। उसके पास कितने आम बचे हैं? 4 आम बचे हैं। जितना आम उसने बचा लिया था वही उसके पास आम बचे हैं, बाकी तो खा ही लिया था। तो ये आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इसे ऐसे क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका निर्देश दिया है पेपर कटिंग का है। मैं इनका इंस्ट्रक्शन हटा दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, लास्ट स्टेप में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके का फिगर दिया है और इस पेपर को सबसे पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगा और इसी पेपर को हम फिर पूरा ओपन कर देंगे और जब पूरा ओपन करेंगे बच्चों यही फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा। पेपर कटिंग में एक बात ध्यान से याद रखना बच्चों, पेपर कटिंग में एक बात ध्यान से याद रखना, जो फिगर आपको दिया गया है वो फिगर कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एक फिगर आपको दिया है, ए कभी नहीं चेंज होगा, ए अपने प्लेस पे वैसा ही रहेगा। इसकी बात करेंगे ये नए स्थान पे कभी नहीं ऐसा फिगर बन जाएगा, जो वहां पर था वो तो रहना ही रहना है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा फिगर भी नहीं। ऑप्शन से भी करना चाहेंगे तो सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का 14 है बच्चों। ए हम लोग का है नॉन वर्बल से ही और बच्चों क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न आकृति में 4 आकृतियां दी गई, उत्तर आकृतियों में प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब क्या है बच्चों? मेनली एक्चुअली जो ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि इनके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक जल का बनता है, एक दर्पण का बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा जल का है, तो जल के अकॉर्डिंग में बताना है इसका कौन सा आंसर होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारे पास लेटर्स होंगे, जो भी हमारे पास सिंबल होंगे जल में, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये फिगर नीचे का है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और बच्चों ये जो फिगर है ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब आप समझिएगा बच्चों, यहाँ पर देखो इनका डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं, हटा दो, चेक ही नहीं करना है। इसको देखेंगे बच्चों, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यस ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आया, और ए फिगर ऊपर गया जस्ट और ऊपर वाला नीचे आया। बी ऑप्शन हम लोग का आंसर है। बाय द वे सेकंड को चेक करेंगे तो देखो बच्चों, ए इसका चेंज हुआ क्या? ए वैसे ही है जैसे यहाँ पर थे, गलत हो जाएगा। ए तो चेंज हो गए लेकिन ए फिगर नहीं चेंज हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन से इनके क्वेश्चंस को सेकंड में कर पाएंगे, और मेरा मानना है कि जो भी क्वेश्चंस नॉन वर्बल के मिलेंगे उन क्वेश्चनों को आप जो है ऑप्शन से ही करिएगा। बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और वेन डायग्राम का है। आप सभी को बता दें वेन डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके क्वेश्चन भी लगभग सारे एग्जाम में आते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर हमें फूल, कमल और गुलाब के बीच संबंध दर्शाना है। तो बच्चों चाहे कमल हो
और चाहे बच्चों गुलाब हो, ये सब की सब क्या है, फूल ही है। लेकिन कमल अलग फूल होता है, गुलाब अलग फूल होता है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। कमल हमारा अलग हो गया, गुलाब हमारा अलग हो गया, और सबके सब क्या बच्चों फ्लावर्स है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से हमारा ये मॉडल पेपर आज फिनिश होता है एंड आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से वॉच किया होगा, अच्छे से समझा होगा। आपने कितने में से कितना क्वेश्चन सही किया, रागा सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। रागा के रीजनिंग सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उनको आप ये वीडियो भेजिएगा, सेंड करिएगा, ताकि उनकी भी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प हो सके। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए, इसलिए जरूर वीडियो को वॉच करो और शेयर करो। ठीक है बच्चों, आज के बस इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के YouTube चैनल पर बेटा हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपका एग्जाम बेटा बिल्कुल नज़दीक आ गया है, जिसके लिए हम लोग रेगुलर बेटा मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है बेटा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर चल रहा है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लगातार बेटा आंसर करते रहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा आप सोल्यूशन भी करिए, और साथ ही साथ अपने आंसर को भी काउंट करते जाइए। कुछ मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही है बेटा, आइए देर नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं बेटा अपने मॉडल पेपर पे। बेटा देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग बेटा इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं बेटा आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए बेटा आप देखिए पहला क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 के प्रसार में इकाई का अंक कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन है बेटा। इकाई का अंक क्या होगा। अब आप देखो बेटा, जब आप 7 की पावर 95 में इकाई का अंक निकालने की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 95 को बेटा 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8 हुआ बेटा, ये 5 हुआ, फिर क्या मिलता है 4 3 जा बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो याद रखना बेटा, जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या की हम घात बना देते हैं। यानी बेटा क्या हुआ, देखो 7 की पावर 95 है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4 × 23 प्लस 3 लिखते हैं बेटा। अब आपका काम जो होगा बेटा, इसके एक्सपेंशन में इकाई के स्थान पर 7 की पावर 3 को आप देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, 7 की पावर 3 देखेंगे। अब देखो 7 1 जा बेटा आपका 7 होता है, 7 2 जा आपका बेटा 7 की पावर 2 बेटा 49 होता है, और 7 की पावर जैसे ही आप 3 करते हैं आपको क्या मिलता है बेटा, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63 होता है बेटा, और 7 4 जा बेटा 28 प्लस 3 43 हो गया बेटा। यानी क्या मिलता है, इकाई स्थान पे आपको 3 मिल जाता है। यानी एक चीज अब आपका क्लियर हो गया बेटा, जब आपके पास 7 की पावर 95 होगा, इसका जब एक्सपेंशन आप करोगे बेटा, इकाई स्थान पे आपको 3 मिल जाएगा, यूनिट स्थान पे क्या मिलेगा बेटा, 3 मिल जाएगा। अब आप बेटा 58 की बात करते हो, 58 यानी बेटा किसकी बात हम करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बेटा 3 की पावर 58 का। ठीक है, 58 में 4 से भाग करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 14। यानी बेटा देखो 3 की पावर क्या लिखेंगे बेटा, 4 × बेटा 14 प्लस 2 लिख देंगे ना बेटा, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी अब इसका जब रिमाइंडर आप निकालोगे, किसका, इकाई स्थान पे बेटा 3 की पावर 58 है आपके पास, 3 की पावर 58 है बेटा। इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, 3 की पावर 4 × 14 प्लस 2 लिखते हो बेटा। यानी क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 2 मिल जाएगा। 3 की पावर 2 का हो जाएगा बेटा, तो इकाई स्थान पे आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बेटा आप बात करते हो, तो जो 7 की पावर 95 है, इसके एक्सपेंशन में बेटा इकाई के स्थान पे आपको 3 मिल जाएगा। माइनस करेंगे और क्या हो जाएगा बेटा, यह है 3 की पावर 58,
इसके एक्सपेंशन बेटा इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा 9 मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा जानते हैं, ये आपका बेटा हो गया, ऐसे आप माइनस करते हैं यानी 13 - 9 करोगे बेटा क्या मिल जाएगा, यानी इकाई के स्थान पे बेटा 4 मिल जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा बेटा 4 मिल जाएगा। ये आपका बेटा आंसर होता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, आप अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इस क्वेश्चन में अगर आप बात करते हैं, इस क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं बेटा, देख लो पहले क्वेश्चन को सब लोग पढ़ लीजिए बेटा। एक व्यक्ति के पास बेटा लोहे की 3 छड़ हैं जिसकी लंबाई क्रमशः दी गई बेटा, लंबाई दी गई है और इस लंबाई के अकॉर्डिंग बेटा आपको ये बताना है कि उन 3 छड़ों को अगर बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना हो, ठीक है बेटा। तो यदि बिना कोई नुकसान किए हुए काटना है तो आपको बताना कितने काट सकते हैं, यानी कितनी छड़ें आप बना सकते हैं। तो इसके लिए बेटा याद रखो जो कॉन्सेप्ट है आपका, उस कॉन्सेप्ट को अगर बेटा हम बात आपसे कहें तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, इसके लिए आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना होता है। किसका, जो नंबर दिए गए हैं, यानी बेटा एचसीएफ आप निकाल दोगे। किसका एचसीएफ निकालोगे बेटा, 10 का निकालेंगे, 15 निकालोगे बेटा और 20 निकालोगे, ठीक है बेटा। ये 3 छड़े हैं, इनका एचसीएफ जब आप निकालेंगे बेटा तो एचसीएफ आपको 5 हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ रॉड की बात की जा रही बेटा, टोटल नंबर ऑफ रॉड की बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ रॉड जब हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, जितना रॉड की लंबाई है बेटा सभी आप ऐड कर लेते हैं, ये हो गया बेटा अपान एचसीएफ से उसके भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 20 10 30 10 40 यानी कितना हो बेटा 45/5 हो गया बेटे। ये किसका आंसर आ गया बेटा 9, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया बेटा। क्या हो गया आपका ऑप्शन सी सही हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। अगला क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करते हैं बेटा, 10 व्यक्तियों का एक समूह है बेटा। क्या है बेटा, 10 व्यक्तियों का एक समूह है आपके पास। अगर उनमें अगर आप बात करते हैं बेटा 10 व्यक्तियों के समूह में तो क्या मिलता है, 10 व्यक्तियों के समूह में देखो बेटा जिनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा, जिनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। और ये कब बढ़ता है, जब उस ग्रुप में बेटा 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति आ जाता है और एक दूसरा व्यक्ति उसमें से चला जाने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला व्यक्ति है बेटा उसका वजन जाने वाले व्यक्ति से अधिक है, जाने वाले व्यक्ति से क्या है बेटा उसका वजन अधिक है। तो नए व्यक्ति का वजन जब आपको निकालना बेटा, क्या निकालना बेटा, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन जब आपको निकालना बेटा तो जो व्यक्ति गया है उसका वजन आप लिखते हैं प्लस जितने लोग हैं उनका औसत जितना बढ़ रहा है उसका मल्टीपल करके ऐड कर देते हैं बेटा। 10 लोग थे, 1 किलोग्राम का औसत बढ़ रहा था, यानी 50 + 10 कर लिया बेटा, दैट इज 68। इसका आंसर बेटा 68, ऑप्शन सी इज राइट हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकांशतः आपके एग्जाम में पूछे गए बेटा। क्या है, एक आदमी है एक वस्तु को बेटा 20% के लाभ पर वो बेचना चाहता है। कितने परसेंट पे बेटा, 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, अगर वो कह रहा है कि अगर 20% कम पर खरीदा होता और 5 रुपए कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी क्या है ये आपसे पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया है, वस्तु का सीपी आपसे पूछा गया है। सीधा से क्वेश्चन है बेटा, अगर सीपी जो है वो आपका 100 मान ली जाए, क्या मान लिया जाए बेटा, 100 मान लिया जाए, तो यहाँ देखो बेटा इस 100 रुपए पर पहले तो आपका 20% का प्रॉफिट था, यानी 120 रुपए हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 20% लेट्स कॉस्टिंग की जाती, यानी बेटा -20% अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 रुपीज हो गया। अब बेटा इसके बाद क्या कहते हैं, अगर यहाँ से उसको बेचना है तो इस पर 25% का प्रॉफिट मिलना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 80 का जब आपने 125% आपने निकाल दिया तो ये बेटा न्यू सीपी आपको मिल गई। क्या मिल गई, न्यू एसपी मिल जाएगा। यानी 25 पंचे हो गया बेटा, 25 चौका 100 हो गया, ये 20 हो गया, यानी 20 पंचे 100 यानी
100% आ गया बेटा। कितना आ गया? 100 आ गया। अब इस बात को ध्यान देना बेटा, ये 120 है, ये 100% है, यानी 120 और इनके बीच का डिफरेंस देखो बेटा कितना है, 120%, 100%। कितना डिफरेंस है बेटा? 20% का। यानी ये जो 20% है, यानी ये जो 20% का यूनिट आपको मिलता है बेटा, 20% का डिफरेंस जो मिलता है बेटा, वो 5 रुपीज़ के इक्वल आता है। 1% का कितना हो जाएगा बेटा? 5/20 रुपये हो गया। और जब 100% आप निकाल दोगे बेटा, 5/20 इंटू 100 कर देंगे तो यही आपका बेटा रुपये आ जाएगा। 25 क्या हो गया बेटा? 5 इंटू 5 दैट इज 25 रुपीज हो गया। यही आपका बेटा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कितना नंबर बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसआई से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है बेटा? इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम बिकम्स 1 and 1/2 टाइम्स एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन क्या बेटा? कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। यानी बेटा ये सीधा सी बात करो, अगर प्रिंसिपल को तुमने बेटा x मान लिया है तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 गुना मतलब 3/2x हो जाएगा। और जब SI निकालोगे बेटा, आप जानते a माइनस पी होता है, 3/2x माइनस x हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बेटा? ये x/2 हो जाएगा। SI आपके पास पता है बेटा, तो आपका फार्मूला होता है SI इक्वल टू बेटा आप लिखते हैं PRT/100 लिख देते हैं। ये x/2 हो गया बेटा, ये x है, r आपका 10% है, टाइम आपको फाइन करना है, अपॉन आपने 100 कर दिया बेटा, x से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया बेटा, t इक्वल टू हो गया 10/2 ईयर हो गया बेटा। यानी कैंसिल हो गया, क्या मिला? 5 ईयर हो गया। यानी जो धन था, जो मनी थी 5 वर्ष में बेटा, वो अपने का 1.5 गुना हो जाएगी, अपने का 1.5 गुना हो जाएगी। अब चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं बेटा। यानी ए बी सी जब तीनों मिलते हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, तो उस काम को बेटा 3 दिन में करते हैं। कितना बेटा? 3 दिन में करते हैं। जबकि बेटा बी और ए, बी भी और ए भी दोनों अलग अलग अगर अकेले करते हैं बेटा, तो उस काम को 8 दिन में करते हैं। कितना करते हैं बेटा? 8 दिन में करते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है अगर सी उस काम को करे तो अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है बेटा, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। जब इसकी बात हमें करना है तो सीधा से बेटा तीनों के 1 दिन के काम से ए और बी के दोनों के 1 दिन के काम को अगर हम माइनस कर दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब जरा देखो बेटा, तीनों का 1 दिन का अगर काम आप निकाल लेते हो, तीनों का 1 दिन का काम बेटा क्या हो जाएगा? 1/3 भाग हो जाएगा। और इन दोनों का यानी ए और बी का 1 दिन का काम अगर निकाल दोगे बेटा, तो ए और बी का 1 दिन का काम 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा बेटा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 का। अब आप देखो बेटा, सी का 1 दिन का काम अगर निकाल देंगे आप, सी का 1 दिन का काम अगर आपको निकालना है, तीनों के 1 दिन का काम कितना बेटा? 1/3 है। इसमें से 1/4 यानी दोनों का 1 दिन का काम आपने निकाल दिया, तो क्या हो गया बेटा? 4 - 3/12 हो गया, यानी 1/12 हो गया बेटा। कितना आ गया? 1/12 हो गया। सी का 1 दिन का काम 1/12 है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा बेटा? 12 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएंगे? 12 लग जाएंगे। इसका उल्टा हो जाता बेटा। क्लियर हो गया? सी का 1 दिन का काम 1/12 भाग, तो पूरा भाग करने में कितना समय लगा? 12 दिन लग गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो बेटा क्या है, इफ x² - 3x + 1 = 0, ये दिया है बेटा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x, इसका मान आपको बताना है। तो जरा देखो बेटा, जो इक्वेशन आपको दिया है x² - 3x + 1 = 0, बिल्कुल सोचना नहीं बेटा, सीधे सीधे अलजेब्रा से क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे बेटा? x² - 3x = बेटा -1 लिख सकते हैं। इन दोनों बेटा अगर आप x कॉमन करेंगे तो x - 3 हो गया इक्वल टू -1 हो गया बेटा, x - 3 इक्वल टू -1/x हो गया।
अब आप इसको अगर ट्रांसपोज करते हैं बेटा, पक्षांतर अगर आप करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा बेटा, माइनस करेंगे इधर हो जाएगी 1/x प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 3। अब इसी का मान आपसे पूछा गया बेटा, यानी ऑप्शन डी इज राइट हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक त्रिभुज है बेटा, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। किसका बेटा, ज्योमेट्री से। जरा देखिए, एक त्रिभुज है बेटा, ये आपका एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के बेटा तीनों कोण का मान दिया गया है। इस कोण का मान x प्लस 5 दिया है डिग्री, ये है बेटा आपका कितना 2x माइनस 3 है, और इसका कितना बेटा 3x प्लस 4 डिग्री है। और आप जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम कर दोगे बेटा तो क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4, तीनों एंगल का सम हो गया बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गया बेटा। x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया बेटा 3 2 5 1 6, यानी बेटा 6x हो गया। और देखो बेटा 5 माइनस 3 2 हुआ, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया, इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। 6x इक्वल टू 180 माइनस 6, यानी बेटा 174 डिग्री आ गया। 6x की वैल्यू, x इक्वल टू हो गया बेटा कितना 174/6 हो जाएगा। 6 हो जाए बेटा, 6 2 जा 12 हो गया, 5 हो गया, 6 9 जा 54, यानी बेटा आपका सी आंसर आ गया, दैट इज 29 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन कैसा है, एक गाय है, क्या बेटा एक गाय है, ये गाय देख रहे हैं, गाय कहाँ पर है बेटा, एक सम त्रिभुजाकार, यानी बेटा ये सम त्रिभुजाकार, यानी क्या कहेंगे इसको आप, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बेटा, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी है बेटा, ठीक है। इस पे बेटा क्या करते हैं, इनकी साइड को आपको 10 मीटर और 10 मीटर दिया बेटा, इसीलिए सम त्रिभुजाकार कहा गया है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कही गई है। इसके एक कॉर्नर पर बेटा, मान लो सपोज इसी कॉर्नर पर एक गाय 7 मीटर रस्सी के सहारे बेटा बंधी हुई है। कितना 7 मीटर रस्सी, यानी गाय यहाँ बंधी है बेटा, तो यही आपका ट्रायंगुलर है, यानी ऐसे समझो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक बेटा 7 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा, ये 7 मीटर हो गया। और ये एंगल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इस एंगल का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है वह क्षेत्रफल जितने पर गाय चर सकती है, यानी जितनी दूर की घास गाय खा सकती है बेटा। तो देखो बेटा, इस सेक्टर बनता है, त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड का एरिया आप जब निकालेंगे, यहाँ से एरिया बराबर आप लिखते हो बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 3 60 डिग्री लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 रखोगे, और आर कितना बेटा, आर यही 7 हो गया, 7 × 7 किया, थीटा आपके पास बेटा 60 डिग्री है, अपान टोटल बेटा 360 डिग्री हो गया। ठीक, ये 7 से कैंसिल, 66 जा बेटा हो गया, ये 6 3 2 आपका 2 3 जा हो गया बेटा, और ये 11 हो गया, 11 7 जा 77/3 मीटर स्क्वायर की घास बेटा, घास जो होगी गाय खा सकती है, चर सकती है। इस टाइप से ये आंसर हो गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आज के बेटा इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जरा उस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो बेटा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो सर्किल और टेंजेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बेटा, एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में ये टेंजेंट पीटी है बेटा, और एक लाइन सेगमेंट है जो बेटा सेकंड लाइन है, जो इस सर्किल को बेटा ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, जिसमें आपके पास क्या दिया है बेटा, इस पीबी का मान, पीबी यहाँ से यहाँ तक मान बेटा कितना दिया है, पीबी का मान है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी का जो मान है बेटा, किसका, ए बी का जो मान है बेटा, एपी का जो मान है बेटा वो कितना है, एपी का मान दे रखा है बेटा 27, यानी यहाँ से यहाँ तक 27 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई बेटा, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, पीटी है।
कि यहाँ पर याद रखना बेटा थ्योरम होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है बेटा PA इंटू PB होता है। क्या होता है, PA इंटू PB होता है। PA का मान बेटा 27 है, PB का मान बेटा 3 है, ये आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और PT स्क्वायर की वैल्यू आ गई, PT की बात यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात करोगे तो 81 सेंटीमीटर होल स्क्वायर हो गया बेटा अंडर रूट में, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। PT हो गया जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई है बेटा। क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है बेटा। ये आप समझ गए बेटा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर जब आप बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आज का बेटा मॉडल पेपर में बस इतना ही। अगले मॉडल पेपर के लिए आप तैयार रहिएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा बेटा, सफलता आपकी सुनिश्चित है। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर को देखेंगे, जिसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो यहाँ पर बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा शुक्र, अर्थात वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। कम टू द डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन नहीं किया जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, नहीं किया जाता। इन फॉलोइंग बाय विच इंस्ट्रूमेंट स्पीड ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट मेजर्ड। तो इसमें आप देखिए रास स्केल द्वारा किया जाता है, फेरल स्केल के द्वारा भी किया जाता है, रेक्टर स्केल के द्वारा भी मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कम टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। बेसाल्ट है, ग्रेनाइट भी है, ग्रेबो यह भी है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लापाज किस झील के किनारे स्थित है। लापाज जो कि कैपिटल हुआ करता है, ऑन द बैंक ऑफ विच लेक सिटी लापाज इज लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, टीटीकाका। कम टू द नेक्स्ट बेटा, नॉकरेक जैवमंडल रिजर्व स्थित है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। ऑप्शन ए असोम, ऑप्शन बी मेघालय। बेटा इसी का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, इट इज लोकेटेड इन मेघालय। कम टू द नेक्स्ट, सूरी नाम की मुद्रा का नाम है। नेम ऑफ करेंसी ऑफ सूरी नाम इज गिल्डर। क्या मुद्रा है बेटा, गिल्डर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री पेंटागोनिया प्लेटू इज लोकेटेड। इट्स करेक्ट आंसर विल बी अर्जेंटीना। कम टू द नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया बुक इज रिटन बाय होम। इसका करेक्ट आंसर बेटा लाला लाजपत राय। अगला, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ इज बोस्टक। बोस्टक पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है, जो कहाँ स्थित हुआ करता है, अंटार्कटिका। और इसका टेम्परेचर लगभग -95 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कम टू द नेक्स्ट बेटा, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट हैव बीन टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, ऑप्शन ए, यूएसए। थैंक्स डियर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।